नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद कर रहा हूँ सब बहुत अच्छे होंगे। और बेटा अभी तक हम लोग क्लास 10th की मैथ शुरू करी थी, साइंस शुरू किया था और मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको हिस्ट्री भी पढ़ाऊँगा, हिस्ट्री सिविक्स ज्योग्राफी सारे सब्जेक्ट पढ़ाऊँगा। मैं कोशिश करूँगा मैं पढ़ाने। तो आज अपन शुरू कर रहे हैं बेटा हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। नेशनलिज्म शब्द का मतलब होता है कि अपने देश के प्रति एक पेट्रियोटिक फीलिंग, मतलब अपने देश के प्रति प्यार करना, अपने देश से प्रेम करने से। हम लोग भारत के निवासी हैं, हम लोग भारत से अपने बहुत लगाव करते हैं, प्रेम करते हैं, हम अपने भारत को महान मानते हैं। तो वैसे ही आखिरकार यूरोप में ऐसा क्या हुआ कि लोगों के मन में यूरोप के लोगों के मन में अपने देश के प्रति प्यार कैसे जागा, इस चैप्टर में हम लोग शुरू में जाएंगे। तो इस चैप्टर की शुरुआत होती है, अगर आप अपनी बुक एनसीईआरटी खोलेंगे तो उस बुक में आपको पूरी बुक में ऐसे तो कुछ पहले पेज खोलेंगे उसमें एक फोटो दी हुई है। तो ये शुरुआत होती है चैप्टर की 1948 से, जिसमें फेलिक्स क्यूरियो है जो कि फ्रांस के एक बहुत बड़े दार्शनिक रहे। उन्होंने अपनी एक फोटो एक अपनी मन से कल्पनाएं करके एक आर्टिस्ट की तरीके से एक फोटो दी। उसमें जिसमें फोटो में आप देख पाते हैं कि क्या है कि जो लोग हैं वो मोनार्की को छोड़ के, मोनार्की मतलब राजा महाराजाओं की जिंदगी को छोड़ करके, राजा महाराजाओं के गुलामी से हट करके वो कहाँ जा रहे हैं, नेशनलिज्म वो अपने डेमोक्रेसी की ओर बढ़ रहे हैं। मतलब आप देख रहे होंगे स्टैचू ऑफ यूनिटी की फोटो, और स्टैचू ऑफ यूनिटी की इसमें क्या है, एक हाथ में लाइट टॉर्च है और दूसरे हाथ में ह्यूमन राइट्स का चार्ट है, जिसमें ये दिखाया जा रहा है कि कैसे लोग मोनार्की सिस्टम्स को हट करके कैसे लोग डेमोक्रेसी की ओर बढ़ रहे हैं, अपने राइट्स के लिए लड़ रहे हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं चैप्टर की। अगर आपको याद है क्लास 9 में आपने पढ़ा था फ्रेंच रिवॉल्यूशन चल रहा था। तो ये कहानी है फ्रांस, यूरोप एक कॉन्टिनेंट है बेटा, क्या है, कॉन्टिनेंट है, द्वीप है। लेकिन अगर मैं बात करूं तो यूरोप में जो दुनिया में जो यूरोप में बात कर लिया, पूरी दुनिया की बात करें तो पूरी दुनिया में क्रांति लाने वाला, पूरी दुनिया के लोगों के मन में प्यार, अपने देश के प्रति प्यार बढ़ने वाला और दुनिया के मन में डेमोक्रेसी का शब्द लाने वाला वो कौन था, फ्रांस था। तो आखिरकार ऐसा क्या हुआ फ्रांस में जिसकी वजह से दुनिया ने फ्रांस से सीखा और दुनिया ने डेमोक्रेसी के कहा, और कैसे 1789 से लेके फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बीच का ये दौरा है, जिसमें आप फर्स्ट वर्ल्ड वॉर नहीं पढ़ लेंगे, आप फ्रेंच रिवॉल्यूशन नहीं पढ़ेंगे, आप बैटल ऑफ ब्रिटेन नहीं पढ़ेंगे। तो ये कैसे क्या आखिरकार हुआ 1789 से ऐसा खास कि जो जाकर के 19 जो आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ वहां तक हिसाब किताब चला। तो 1789 में आपने पढ़ा है कि 1789 में जब आपका फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ तो फ्रांस के लोगों के मन में इतनी ज्यादा गुस्सा भरा हुआ था अपने राजा को प्रति को लेकर। क्यों भरा था? रीजन इसका ये था बेटा कि फ्रांस के, अगर आपको मैं 9th का रिकैप कराऊं तो मैंने पढ़ा था कि जो फ्रांस के जो किंग हुआ करता था लुइस 16 वो क्या करता था, बहुत अच्छे प्यार करता था लोगों के ऊपर। क्योंकि 3 क्लास की उस समय फ्रांस क्या है 3 क्लास में बटा हुआ था। एक जो अपर क्लास जिसको एरोक्रेट्स कहते हैं, मतलब बड़ी क्लासेस सारे बड़े लोग होते थे, और एक होते हैं आपके लोअर क्लास वाले, और उसमें आपने पढ़ा होगा कि वो लोग चर्च वाले लोग होते थे, नोबल्स लोग हुआ करते थे। तो इनको क्या होता था, उनको कोई टैक्सेस नहीं देने पड़ते थे। लेकिन यहीं पर अगर थर्ड क्लास की बात करें, मिडिल क्लास की बात करें तो ना टैक्सेस लगा देते थे ये लोग, कि वो लोग बेचारे टैक्स ही दे दे परेशान हो जाते थे, खाने के लिए कुछ मिलता ही नहीं था। तो लोगों के मन में आखिरकार गुस्सा भर गया अपने राजा के प्रति और लोगों ने विद्रोह कर दिया, जिसकी वजह से फ्रांस से क्या हो गया, सिस्टम आ गया। तो बाद 1789 की जब फ्रांस में लोगों ने विद्रोह कर दिया और लोगों ने आजादी को फ्रांस के जो किंग है वहां पर से हटा दिया। और 1789 के बाद जो आपका जो फ्रांस है वो आजाद हो चुका है। अब लोगों के मन में मतलब लोगों ने अपने हिसाब से सब कुछ करना शुरू कर दिया है। लेकिन 1799 में एक आदमी उभर के नाम बाहर आता है, जिसका नाम है नेपोलियन बोनापार्ट। आपने जीवन में आपने कभी ना कभी इनका नाम सुना होगा, नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट जो है बेटा 1789 में वो क्या करता है, 1799 में वो क्या करता है, नेपोलियन बोनापार्ट एक लोगों से, मतलब फ्रांस के लोगों को अपने प्रति आकर्षित करने के लिए, वो तो सुना नहीं कि जैसे अगर आप किसी मॉल में जाएं तो मॉल में आपको अच्छे से ऑफर्स लगा करके आपको आकर्षित करते हैं, तो वैसे ही नेपोलियन बोनापार्ट ने क्या किया, लोगों को आकर्षित करने के लिए उसने अपने कुछ ऐसे नियम निकाले जिसकी वजह से लोग उसके प्रति आकर्षित हुए थे।
क्या थे? तो अगर आप पढ़ते हैं तो 1804 सिविल कोड ऑफ नेपोलियन बोनापार्ट पढ़ते हैं, उस वो कोड लेके आया। सिविल कोड ऑफ नेपोलियन बोनापार्ट क्या था? सिविल कोड ऑफ नेपोलियन बोनापार्ट ये था कि नेपोलियन बोनापार्ट ने 4 नियम निकाले। क्या निकाले? पहला उसने कहा कि सब लोग क्या है, इक्वालिटी बिफोर द लॉ, कि लॉ के लिए मतलब रूल के हिसाब से, लॉ के हिसाब से, मतलब लॉ से पहले सब लोग क्या है, बराबर। लॉ के हिसाब से सब लोग क्या है, बराबर। शास्त्रीय तौर पे देश में रहते हैं तो हमारे यहाँ हर जाति हर बंधन के लोग क्या है, सब बराबर है, सबको बराबर का दर्जा मिलता है। अब उस चीजों पे हम लोग नहीं जाएंगे, इस चल बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप समझिए कि हमारे लिए सब कुछ बराबर। तो उसने क्या किया कि इक्वालिटी बिफोर द लॉ, इस सारी क्लासेस के जो लोग थे वो क्या हो गए, बराबर। फिर आखिरकार उसने क्या किया, कह दिया कि जो टैक्सिज्म था, जो आपका जो इंटरकास्ट टैक्सेशन चल रहा था, जो शहर के अंदर टैक्सेशन चल रहा था कि 2-2 किलोमीटर में टैक्स चल रहा था, 2 टैक्स चल रहा था, उसने उसको हटा दिया। क्या कर दिया उसने? इनकम टैक्स ड्यूटीज थी, इनकम टैक्स ड्यूटीज थी, उनको हटा दिया। तीसरी बात उसने कहा कि देखो ये जो फेडरल सिस्टम है इसको फेडरल सिस्टम को बेटा, फेडरल सिस्टम क्या होता है बेटा? फेडरल सिस्टम ये होता है कि जब जिसके पास क्या होता था, कुछ जमींदार होते थे, जिनके पास पूरी जमीन होती थी, वो बेचारे ब्रिटिश को देते थे जमीन को अपने काम करने के लिए, और सारा मुनाफा पहले वो रखा करते थे, बेचारे इनको कुछ मिलता भी नहीं था, खाने पीने के लिए भी बहुत मुश्किल से खाने पीने का जुगाड़ भी कर पाते। तो उसने क्या किया, उसने फेडरल सिस्टम को हटा दिया। उसने कहा कि आपके पास पैसा है तो आप जमीन लीजिए, जमीन के मालिक बन जाइए, कोई दिक्कत नहीं, आप चाहे किसी भी क्लास के बिलोंग करते हो, उससे मतलब नहीं। तो ये लोगों के मन में प्यार उमड़ आया कि भाई कोई हमारे बारे में इतना सोच रहा है, लेकिन लोगों ने कहीं नहीं ये सोचा। पूरे यूरोप में उसके प्रति क्या हो गया, आशा चल गई कि नहीं, हमको नेपोलियन बोनापार्ट चाहिए, हमको नेपोलियन बोनापार्ट की अपने यहाँ। तो जहां जहां नेपोलियन बोनापार्ट जा रहा था बाबू, वहां क्या कर रहा था, वहां के किंग को हटा दे रहा था और खुद रूल पे आ रहा था। आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि नेपोलियन बोनापार्ट को भी लोगों के मन में गुस्सा पड़ने लगा, नेपोलियन बोनापार्ट हटाने के लिए। तो नेपोलियन बोनापार्ट जो था वो लोगों को ये बात तो करता था कि सब लोग बराबर हैं, लेकिन नेपोलियन बोनापार्ट ने लोगों के मन में बाद में लोगों ने सोचा कि जहां जहां जाता है वहां ये राजाओं का सिस्टम तो हटा देता है, लेकिन खुद राजा बन के बढ़ जाता है। तो कहीं ना कहीं हम लोग दब के घूम फिर के बात वही हो रही है, घूम फिर के हम तो वही चीज पे आ रहे हैं, हमको आजादी कहाँ मिल रही है? खाली कुछ चीजें अच्छी करता है लेकिन बाकी नेपोलियन बोनापार्ट ने क्या किया था, नेपोलियन बोनापार्ट ने क्या किया था कि उसने बेशक इनकम टैक्स ड्यूटी हटा दी, लेकिन उसने टैक्स लगा दिया, प्योर टैक्स लगा दिया, क्या सबको देना है। पहले फर्स्ट क्लास लोग नहीं दिया करते थे, अशोर्स लोग नहीं दिया करते थे, अब उनको भी देना था। तो कहीं ना कहीं उसके मन में, लोगों के मन में क्या हो गया, एक भ्रमण बढ़ गया, लोगों के मन में वो बढ़ गया कि भाई ये तो बड़ा बेकार आदमी है, इसने पहले गुड़ दिखाया अब ढीला मार रहा है। तो ऐसा ना करके उसने क्या किया 1815 में बैटल ऑफ वाटरलू होता है, बैटल ऑफ वाटरलू में होता है कि जो नेपोलियन बोनापार्ट होता है वो मार दिया जाता है। अच्छा, ये बैटल ऑफ वाटरलू में होता कौन है? तो नेपोलियन बोनापार्ट ने जिनको हरा करके 1799 में वो बना था, मतलब पुलिस ने पावर हथियार दी थी, वही 5 नेशन, जिसको हम कहते हैं, वो 5 नेशन ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन, रशिया, पर्शिया और क्रोशिया, ये पांचों देश क्या है उसको मिला करके उसको हरा देते हैं, और हरा देने के बाद वो क्या करते हैं, उसको मार देते हैं। अब 1815 के बाद वो फिर से वही सिस्टम लागू करते हैं। वो क्या करते हैं कि वो कहते हैं कि ऐसा वो दोबारा नेपोलियन बोनापार्ट जैसा कोई इंसान जन्म न ले, तो उसके लिए क्या करते हैं, एक नेपोलियन बोनापार्ट जैसा कोई दोबारा जन्म ले तो वो क्या करते हैं, ट्रीटी ऑफ वियना साइन करते हैं। क्या होता है, एक ट्रीटी ऑफ वियना बनाते हैं, जो ये कहती है, ट्रीटी ऑफ वियना में ये कहती है, ट्रीटी ऑफ वियना में जो एक संधि, क्या ट्रीटी ऑफ वियना क्या एक संधि है जो कि इन पांचों देशों ने मिलकर साइन की थी। उसमें ये क्या है, जो ऑस्ट्रिया के आपके ड्यूक मेट्रॉन थे, उन्होंने उस चीज को लीड कर रहे थे। ड्यूक मेट्रॉन जो थे वो ऑस्ट्रिया के थे, ऑस्ट्रिया के वो ड्यूक मेट्रॉन जो थे उसको लीड कर रहे थे। और उस संधि में ये कहा गया कि नेपोलियन बोनापार्ट ने जितनी भी ऑब्जेक्टिव्स बनाए थे उन सबको अनडू किया जाए, हम सबको वापस जैसा वो चाहता था, थोड़ी बहुत चीजें उसकी रखी जाएगी, बाकी सब हटा दिया जाएगा, वो सब डिलीट कर जाएगा। दूसरी बात क्या है कि स्टॉप द एक्सपेंशन ऑफ फ्रांस का तो अगर आप देखेंगे यूरोप को, उस समय यूरोप को देखेंगे तो यूरोप क्या है, एक बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है, वहां पे हर जात के हर धर्म के लोग रह रहे थे उस समय की बात करें। आखिरकार फिर जब 1789 में जब ये होता है, 1789 में जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन होता है, तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद सब कुछ भाई राजा की बचा नहीं, उन्होंने क्या किया, जो राजाओं वाला जो 1789 में जो राजाओं वाला फ्लैग था उसको हटा करके ट्राई कलर का एक फ्लैग, मतलब 3 कलर का उसमें आप देखते हैं वो फ्रांस का जो फ्लैग इंट्रोड्यूस करते हैं। एक नेशनल एंथम उसी समय बनता है, उसी समय असेंबली फॉर्म करी जाती है कि
आप असेंबली के हिसाब से, मतलब उससे असेंबली कमेटी की लोगों के द्वारा ही फॉर्म करी जाती है, उसमें हर एक जात के हर एक धर्म के लोग डाले जाते हैं जो उनके लोगों के बारे में सोचेंगे। लेकिन फिर से वो नेपोलियन बोनापार्ट जाता है, वो सब चीज वापस क्लियर हो जाती है। लेकिन ट्रीटी ऑफ वियना जो है एक संधि है, इसको ये पांचों देश मिलकर के साइन करते हैं, और साइन में जो ऑस्ट्रिया के ड्यूक मैट्रॉन होते हैं वो क्या करते हैं, इस चीज को लीड कर रहे होते हैं। और ड्यूक मैट्रॉन को अपने उसमें कहते हैं कि जो नेपोलियन के जो ऑब्जेक्टिव थे, आखिरकार ट्रीटी ऑफ वियना कहता क्या था, ट्रीटी ऑफ वियना का मतलब ये था कि जो नेपोलियन के जो ऑब्जेक्टिव थे, जो वो चाहता था, उनको चीजों को हटा दिया, उनको अंडो कर दिया जाए। और दूसरी बात क्या है कि स्टॉप द एक्सपेंशन ऑफ फ्रांस, फ्रांस का जो टुकड़ों में बढ़ रहा है उसको एक्सपेंशन को रोका जाए और फ्रांस को ना बढ़ा जाए। इसका फिर एक सब उसी समय आजाद होता है कि 1815 की अगर कहानी को एक बार अब स्टॉप कर दिया, 1815 कहानी को स्टॉप कर दिया। 1815 के बाद जो हिसाब किताब मैंने आपको समझा दिया, 1815 कहानी का एक बार रोक दें, और 1815 के बाद आखिरकार 1815 से पहले से क्या घटना हुई थी 1789 से पहले, कि जो लोगों के मन में नेशनलिज्म को लेके आई कि आखिरकार हमको फ्रीडम चाहिए। तो घटना ये हुई कि जो फ्रांस में उस समय दो प्रकार के लोग रहते थे। कौन से? एक एक्सट्रोवर्ट्स होते थे, जो बड़े लोग होते थे, जो बड़े बड़े बिजनेस, जो बड़े हाई क्लास लोग होते थे, जिनका जो मतलब बहुत ये वो करके मतलब फ्रांस की लैंग्वेज बोला करते थे, फ्रांस की लैंग्वेज को मतलब वो उनको फ्रांस की लैंग्वेज बड़ी क्लासी लगती थी, और अपने ही धर्म में लोगों को शादी ब्याह किया करते थे, अपने ही धर्म के हिसाब से सब कुछ चीजें करा करते थे। लेकिन और जो थर्ड क्लास थे, अब थर्ड क्लास के लोग बेशक बहुत ज्यादा थे, लेकिन बेचारे कुछ कर नहीं पा रहे थे। अब उस समय एक क्लास उभरती है जिसका नाम है मिडिल क्लास। मिडिल क्लास कोई आसमान से क्लास नहीं गिरी, ये वही लोग हैं जो थर्ड क्लास से थोड़ा पढ़ लिख गए हैं, थोड़ा पढ़ लिख गए हैं, व्यापार जान गए हैं, तो ये क्या होगा? मिडिल क्लास। अब मिडिल क्लास इंसान के अंदर मन में ये आता है कि हमें लिबर्टी चाहिए। लिबर्टी मतलब क्या होता है? लिबर्टी मतलब होता है लिबर्टी शब्दों से मिलकर बना हुआ लिबर्टी। तो लिबर जो लैटिन शब्द है, इसका मतलब होता है फ्रीडम। क्या होता है? मतलब फ्री। क्या मतलब होता है? फ्री। तो उनको आखिरकार तो हमें हमें फ्रीडम चाहिए। फ्रीडम क्या? कि हमें इक्वालिटी चाहिए सबके बराबर की। लेकिन वो इक्वालिटी की बात तो कर रहे थे, लेकिन वो सबको इक्वालिटी देना भी नहीं चाहते थे। अगर आप पढ़ेंगे तो वो वुमेन्स की बात नहीं कर रहे थे, वो महिलाओं की बात ही नहीं कर रहे थे। वो कह रहे थे राइट टू वोट होना चाहिए, लेकिन महिलाओं को नहीं होना चाहिए। मतलब वो महिलाओं को वोट देने की बात नहीं कर रहे थे। इसी वजह से नेशनलिज्म की भावना लोगों के मन में जागी, लेकिन सारे लोग उनके साथ नहीं जुड़ पा रहे थे। यही वजह था कि फ्रांस को 1789 लग गया, 89 में कितने साल लग गए आजाद होने में। इसी रीजन था कि भाई अगर आप आजादी की बात करें तो आपको सबको साथ में लेकर चलना पड़ेगा। अगर आप क्लास की बात कर रहे हैं और आपको एक ग्रुप लीडर बनना है तो आपको सबको साथ में चाहिए, लेकिन वो इस चीज की बात ही नहीं कर रहे थे। वो क्या बात कर रहे थे कि नहीं भाई इक्वालिटी तो चाहिए, लेकिन हम लोग कुछ लोगों को इक्वालिटी देंगे, कुछ लोगों को नहीं करेंगे। ये क्या बात हुई? ये तो बेईमानी कर रहा है। तो लोगों ने क्या बात है? अब जो लिबर्टी की भी दो प्रकार की लिबर्टी चाहिए, क्या? एक पॉलिटिकल लिबर्टी और एक इकोनॉमिकल लिबर्टी। अच्छा, इकोनॉमिकल लिबर्टी क्यों चाह रहे थे? इकोनॉमिकल क्योंकि भाई आखिरकार ये उभरे तो ट्रेड से ही थे, व्यापार करके ही उभरे थे। इकोनॉमिकल लिबर्टी में ये चाहते थे कि कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, कोई भी टैक्स नहीं होगा। अगर टैक्स नहीं होगा क्योंकि ये ट्रेड से उभर गया है, भाई अपने बारे में सोचेगा भाई कुछ भी हो, इंसान दुनिया के बारे में बात सोचेगा, भाई अपने बारे में तो अपने बारे में सोच रहे थे। देखो ट्रेड में कोई भी अगर कोई व्यापार होगा देश के अंदर तो उसमें कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, इसलिए क्योंकि ये क्या कहते हैं कि इकोनॉमिकल लिबर्टी आए और जिस वजह से फ्रीडम मिल जाए टैक्सेस। अब पॉलिटिकल लिबर्टी क्यों चाहते थे? पॉलिटिकल लिबर्टी का मतलब ये होता था कि सबको वोटिंग का राइट हो सिवाय वुमेन्स को, सबको वोटिंग का राइट हो लेकिन वुमेन्स को ना। यही बात, यही वजह थी कि सब लोग फ्रांस से जुड़ नहीं पा रहे थे। अब हम कहानी को फिर से 1815 से स्टार्ट करते हैं। 1815 के बाद जब आपका नेपोलियन बोनापार्ट मार दिया जाता है, आपका ट्रीटी ऑफ वियना साइन होता है पांचों देशों के मेल के बीच में, और वो लोग बात करते हैं कि जो नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था उसको सारी चीज़ों को हटा दिया जाएगा, अंडो कर दिया जाएगा। तो यहीं पर से आज के लिए हम लोग इतने रखते हैं। इसके जब नेक्स्ट पार्ट आएगा तो हम लोग उसके बारे में और आगे जानेंगे। तो आज के लिए हम लोग यहीं पर इस कहानी की शुरुआत करते हैं, ट्रीटी ऑफ वियना को यहीं पर समाप्त करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हम लोग जानेंगे आखिरकार जो फ्रांस में जो रिवॉल्यूशन हुआ इस वजह से यूरोप में पूरे इम्पैक्ट पड़ा कि यूरोप की जो थोड़ी सी जो यूरोप की जो फ्रांस की जो आर्मी थी पूरे यूरोप में जा रही थी, और पूरे यूरोप में जा जाके वहाँ के लोगों के मन में नेशनलिज्म की भावना जगा रहे थे वो लोग कि जैसे हम लोगों ने फ्रांस में लड़के आज़ादी ली तो आप भी लड़के आज़ादी ले सकते थे। अच्छा, नेपोलियन बोनापार्ट का ड्रॉबैक ये भी था कि वो सारे लोगों को क्या चाहता था कि सारे लोग जो हैं वो मतलब जबरदस्ती लोगों को आर्मी में भरा था, क्योंकि नेपोलियन बोनापार्ट को दुनिया में जितने भी बड़े लोगों ने रूल किया है, क्या किसी भी चाहे मुगल्स की बात कर लें, सुल्तान की बात कर लें, या खिलजी डायनेस्टी की बात कर लें, तुगलक डायनेस्टी की बात कर लें, जितनी भी डायनेस्टी से रूल किया है
वो सिर्फ और सिर्फ अपनी बड़ी आर्मी को जरूर कर पाए। उसमें से सबसे बड़ा हाथ आर्मी का था। तो नेपोलियन बोनापार्ट कहीं ना कहीं पता था कि अगर मुझे पूरी दुनिया पर रूल करना है, उसका नेपोलियन बोनापार्ट का एम था कि पूरी दुनिया में रूल करना है। पूरी दुनिया में अगर मुझे रूल करना है तो मेरे पास लोग ज़्यादा होने चाहिए। इस वजह से वो जबरदस्ती लोगों को आर्मी में भर्ती कर रहा था। एक ड्रॉबैक उसका ये भी था। तो इसके नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे आखिरकार इस में आगे क्या क्या हुआ। तब तक के लिए बने रहें। और हाँ, ये बिल्कुल बताइएगा कि कैसा लगा आपको ये वीडियो और क्या क्या सही करा जा सकता है उस बारे में। और तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक यू आप सभी का। और आप पढ़ाई करते रहें और ऑल द बेस्ट।